नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले जैसा कि आपके सामने हेडिंग है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो सबसे पहली बात तो यही है, सवाल यही पूछा जाता है एग्जाम में कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना। तो 2005 में यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। अब इसको इंग्लिश में जो इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो सीधा सा कई बार जो है इसको पूरा नहीं पूछकर इतना ही पूछ लेता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब बना, 2005 में। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का संबंध किससे है, तो ये भी याद रखना आपको, महिला संरक्षण से, वुमेन प्रोटेक्शन से इसका संबंध है साथियों। अब आगे हम बात करें, अगले जो आपके इसमें सवाल बनते हैं, एक्ट का राजपत्र में प्रकाशन। तो साथियों यहाँ ये पूछा गया है कि भारत का जो गजट होता है उसमें इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो हम बात करें 13 सितंबर 2005 को ये भारत के राजपत्र अर्थात हम बात करें गजट में ये प्रकाशित हो चुका था। अब ये एक्ट कब लागू होता है, तो साथियों ये एक्ट लागू होता है 26 अक्टूबर 2006 को। इम्पोर्टेंट बात यही है क्योंकि यहाँ से अगला जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा और मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं वो लागू होने के संदर्भ में बनते हैं। तो ये एक्ट कब लागू होता है, 26 अक्टूबर 2006 को वुमेन प्रोटेक्शन जो एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस वो लागू होता है। एक्ट की प्रकृति क्या है, तो साथियों जैसा कि हम प्रत्येक एक्ट में पढ़ते हैं, इसकी भी एक्ट जो प्रकृति है वो सांविधिक प्रकार का ये एक्ट है। एक्ट में संशोधन जहां तक मैंने पूरा चेक किया है अब तक कोई भी संशोधन इसमें नहीं किया गया है। हालांकि कोर्ट के निर्णय अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार दिए गए हैं जो अभी वर्तमान में प्रभावी हैं, जिसके कारण इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन भारतीय संसद द्वारा इसमें अभी तक किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आगे हम बात करते हैं एक्ट में भाग या अध्याय। तो आपको साथियों यहाँ पर याद रखना है इसमें कुल 5 अध्याय हैं और यदि हम बात करें इस एक्ट की टोटल धाराओं की तो इसमें जो है 37 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं साथियों, 37 धाराएं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बताई गई हैं। अब कई बार जो हमारा एग्जाम होता है उसमें ये सवाल भी पूछ लेता है, मैंने नोट किया इसलिए मैंने आज से ये पॉइंट भी शामिल करना उचित समझा कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। यानी कि आपसे सीधा पूछेगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य है घरेलू स्तर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है घरेलू, यानी कि घरेलू मामलों में हिंसा व प्रताड़ना दोनों को कवर किया गया है। इससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ही इस एक्ट का उद्देश्य है साथियों। अब इस एक्ट में आपको मैं बताऊं, यहाँ से कई बार एग्जाम में धाराओं के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण धारा ये पूछी जाती है कि महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ साथियों आपको याद रखना है, मैं इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 498A, इसी के तहत कार्यवाही की जाती है, इसी के तहत FIR दर्ज की जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है आपकी वो इसी के तहत दर्ज की जाती है साथियों, और इसी के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होती है। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि IPC की किस धारा के अंतर्गत जो है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसमें किस धारा के अंतर्गत जो है कार्यवाही होती है। तो आपको याद रखना है 498A के तहत कार्यवाही होती है।
आगे साथियों अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, आपने बहुत सारे एक्ट अभी तक पढ़े होंगे और हमने भी पढ़े हैं, और उन सब में लिखा होता है कि यह एक्ट जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन यहां आपका आज ये मैं कन्फ्यूजन इस क्लास के माध्यम से दूर कर देता हूं। याद रखिए साथियों, वर्तमान में सभी एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। और ये कब से हुआ, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो आपको सारांश में बता देता हूं। देखो साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये 2019 में आया था। और आप सभी को पता हो तो ये एक्ट जो है ये लागू भी 2019 में हो गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से आपको जब पता हो कि भारतीय संविधान की धारा 370 और 35A जो है ये समाप्त हो गई थी। ठीक है, 370 हालांकि भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, इसमें 370 एक विद्यमान है। और इसमें जो बताया गया है, इसका जो प्रावधान है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, भारतीय संसद बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां पर अगला जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021। देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है ये हाल ही में 2021 में 7 फरवरी को भारतीय संसद से पारित हो चुका है और अब ये जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लागू है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से ये सारे प्रावधान जो हैं लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसी अध्यादेश को क्या किया गया, कानून का रूप दिया गया और संसद से पारित करवा लिया गया। तो वर्तमान में 7 जनवरी 2021 से भारत में जितने भी कानून, यानी कि संपूर्ण भारत में जितने भी कानून लागू होते हैं वे सभी कानून आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। आपको ये याद रखना है। यानी कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर जितने भी एक्ट अब तक हमने पढ़े हैं और आगे पढ़ने वाले हैं वे सभी एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। इसके लिए अलग से हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम हमेशा ये पढ़ते हैं धारा जो 1 है उसमें सबसे पहले अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो विस्तार जो होता है वह हमेशा लिखा होता है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य भी इसके अंतर्गत शामिल होता है साथियों। तो एग्जाम में जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संपूर्ण भारत में ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, वहां अब ऑप्शन में जान पूछकर ये दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो ये साथियों में प्रावधान समाप्त हो चुका है। ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको प्रत्येक विद्यार्थी को एग्जाम के दृष्टिकोण से पता होनी चाहिए। चलिए, अब यहां तक तो हमने जितने सवाल बनते थे वे सभी कवर कर लिए। अभी हम अध्याय और धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारे किसी भी एक्ट की जो पहली कक्षा होती है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। कारण क्योंकि 80% सवाल आपके 80% सवाल जो पहली कक्षा होती है वही पूरा कर लेती है। अर्थात इसमें जो सारांश होता है, ओवरव्यू होता है पूरे एक्ट का, वो पहली क्लास में मैं आपको बताने का, पहली या दूसरी क्लास में, दोनों क्लास में आपको बताने का प्रयास करता हूं। और इसके बाद में जो आगे की कक्षाएं होती हैं वो डिटेल्ड कक्षाएं होती हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप एक्ट को, पूरे एक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आप प्रत्येक 2-5 दिन में जब भी पढ़ें तो पहली कक्षा का रिविजन जरूर करते रहें, कि इसमें अधिकांश सवाल आपके एग्जाम में जो बनने हैं वो इसी कक्षा में से बनने होते हैं। अर्थात किसी भी एक्ट की पहली कक्षा में से आपके सारे सवाल बन जाते हैं साथियों। तो चलिए, आपके समय की कदर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अध्यायों के बारे में बात करेंगे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अध्यायों की बात करते हैं। अब
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैंने बताया था आपको 5 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अध्याय 1 प्रारंभिक। देखिए इससे संबंधित धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 घरेलू हिंसा, इससे संबंधित जो है धारा है वो 3 है। अध्याय 3 जो है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां एवं कर्तव्य, यानी कि इसके अंतर्गत जो है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की इन सभी की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो धारा 4 से लेकर 11 तक वर्णित हैं। आगे हम बात करें अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, यानी कि जितने प्रकार के इस एक्ट के अंतर्गत जो आदेश पारित किए जाते हैं, जो संरक्षण आदेश पारित किए जाते हैं, वे सभी अध्याय 4 के अंदर हैं। और इनका जो फॉर्मेट है, किस प्रकार से आवेदन करना है, किस प्रकार से आदेश पारित किए जाएंगे, ये समस्त जानकारी आपको जो है धारा 12 से लेकर 29 के मध्य आपको मिलेगी। आगे हम बात करें अध्याय 5 प्रकीर्ण, जो अपना अंतिम अध्याय है, इसमें जो है धारा 30 से लेकर धारा 37 तक वर्णित है साथियों। अब इसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको याद रखना है अध्याय 2। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपसे सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखो मैच करो, किसी बड़े एग्जाम में आते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां से आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित अध्याय है, तो अध्याय है 2, और घरेलू हिंसा की परिभाषा से संबंधित धारा है तो धारा है 3, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए अब हम इसकी धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो टोटल धाराएं 37 हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम यही है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार संपूर्ण भारत में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रारंभ, ये प्रारंभ में आपको बता चुका हूं 26 अक्टूबर। प्रारंभ का मतलब यही होता है कि लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को ये एक्ट जो है प्रारंभ होता है या लागू होता है। आगे हम बात करें परिभाषाएं। इसके अंतर्गत परिभाषाएं बहुत सारी बताई गई हैं। कौन व्यथित व्यक्ति होगा, इसमें जो है प्रतिवादी कौन है, इस प्रकार की जो सभी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 के अंतर्गत शामिल की गई हैं। लेकिन एक विशेष बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अधिकांश एक्ट के अंदर जो है सभी परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत शामिल होती हैं, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत विशेषतः अलग से धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, और यही विशेषता इसे अपने आप से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में जहाँ पर ये एक्ट है वहाँ से सवाल बनता है कि घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है कौन सी धारा, धारा 3। ठीक है, अब हम आगे बात करें। संरक्षण अधिकारियों को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने के वाले दायित्वों का अपवर्जन किस धारा में है, धारा 4 में। पांचवा पुलिस अधिकारी, धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा के रखें, क्योंकि जो भी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम होंगे या हम बात करें जुडिशरी से रिलेटेड होंगे, वहां पर ये सवाल पूछा जाता है। पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य धारा 5 में है। धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य। धारा 7 चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य, यानी कि जो भी चिकित्सा से संबंधित, मान लीजिए कोई पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके भी ये जो एक्ट वगैरह होते हैं, पीसीपीएनडीटी वगैरह, और तो इससे संबंधित कई बार जो होते हैं बहुत सारे जो एक्ट होते हैं उनमें जहां भी चिकित्सा संबंधित जो धाराएं होती हैं वो पूछी जाती हैं। आगे हम बात करें संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये तो संबंधित विभाग में पूछा जाता है अधिकांशतः, जो भी डॉक्टर वगैरह चिकित्सा संबंधित हैं वहां पर, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की धारा का कौन सा प्रावधान करती है, तो धारा 8 ये प्रावधान करती है। संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य यानी कि क्या उनसे इनके काम होंगे, कार्य होंगे, उसके बारे में। सेवा प्रदाता कौन होगा और सरकार के कर्तव्य क्या होंगे, इस बात का निर्धारण करती है धारा 11। ठीक है, अब हम यहां से आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की धाराओं हम पढ़ सके। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। देखिए साथियों, धारा 12 के अनुसार जो भी व्यथित व्यक्ति है, जो घरेलू हिंसा से जिसको प्रताड़न हुआ, जो महिला है
या उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है, वो मजिस्ट्रेट के पास इस प्रकार का आवेदन कर सकता है। जैसे ही मजिस्ट्रेट को ये आवेदन प्राप्त होगा, उस आवेदन के 3 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 3 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट को एक सुनवाई की तारीख निश्चित करनी होगी। किस चीज़ की? सुनवाई की। यानी कि ये तारीख निर्धारित कर देगा अधिकतम कितने दिनों में? 3 दिनों के भीतर, 3 दिनों से अधिक नहीं होगी। और जैसे ही ये सुनवाई की तारीख तय करेगा, इस सुनवाई की तारीख की जो है सूचना की तामील करवाई जाएगी। ये धारा 13 के अंतर्गत है। सूचना की तामील कैसे करवाई जाएगी? जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, यानी कि इस परिवाद से जो आवेदन प्रस्तुत हुआ है उससे संबंधित व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी। व्यथित का मतलब जो है हम बात करें इस एक्ट के अंतर्गत घरेलू हिंसा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो व्यथित व्यक्ति, और प्रत्यर्थी जिसके खिलाफ जो है वाद दायर हुआ है वो व्यक्ति, दोनों को जो क्या है सूचना की तामील करवाई जाती है। और ये जो तामील होती है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश देने के 2 दिन के भीतर भीतर होती है। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने कोई सुनवाई की कोई तारीख तय की है, उसके 2 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा, पुलिस थाने द्वारा जिसको भी ये तामील करवाने का कार्य सौंपा गया है, उस व्यक्ति के द्वारा ये तामील करवाई जाती है। उनको सूचना दी जाती है कि भाई इतनी तारीख को आपकी कोर्ट में सुनवाई है और आपको वहां पहुंचना है। ठीक है, अब हम आगे बात करें साथियों, परामर्श। देखिए, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो मामला है, घरेलू जो मामला है, और इसमें जो है किसी तरीके की जो है परामर्श की आवश्यकता है, तो वो परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है और दोनों के बीच में सुलह कराने का प्रयास कर सकता है। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। मजिस्ट्रेट अपने कार्यों में जो हम कहें अपने कार्यों को करने में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, धारा 16 इंपॉर्टेंट है साथियों। कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। देखो साथियों, बंद कमरे में कब की जाएंगी? जब दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष इस बात की मांग करता है कि जो कार्यवाही है वो बंद कमरे में की जाए, तो ऐसा मांग करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा उस जो है केस से संबंधित, उस वाद से संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ होंगी वो एक बंद कमरे में की जाएंगी। ठीक है, आप बहुत सी बार मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स में सुनते होंगे कि जो है कार्यवाही बंद कमरे में संचालित की जा रही है। उसका अर्थ ये होता है कि कोई अन्य व्यक्ति जो इस केस से संबंधित नहीं है उसको इस केस से संबंधित किसी भी प्रकार की सुनवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं है। जो भी पक्षकार हैं, जो भी वकील हैं, वही केवल उस जो है कमरे में, उस कक्ष में उपस्थित होंगे जहां पर इस केस की सुनवाई हो रही है। बंद कमरे का मतलब यही होता है, और जो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आगे हम बात करें साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। साथियों, साझी गृहस्थी यानी कि आपको पता है हमारे यहाँ संयुक्त प्रथा चल रही है, या हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि एक ही मकान के अंदर चाचा ताऊ वगैरह वो रहते हैं। तो साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार जो है प्रत्यर्थी या व्यतीत महिला को होगा। संरक्षण आदेश यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित कर सकता है मजिस्ट्रेट धारा 12 के अधीन। जैसे ही धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को यह आवेदन प्राप्त होगा, उस आवेदन के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। निवास आदेश यानी कि वहां पर रहने का आदेश, ये भी धारा 12 के अधीन आवेदन, ये सभी जो है आपको बता दूं धारा 12 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर ही आपके जो है मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। पहले पारित नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट के पास जब आवेदन आएगा तभी वो पारित करेगा। धनीय अनुतोष यानी कि आपको पता है पैसा। अभिरक्षा आदेश, अभिरक्षा आदेश साथियों यहाँ पर संतान के पक्ष में जारी किया जाता है मुख्य रूप से। यानी कि मान लो कोई पति पत्नी है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो किसके पास रहेंगे? तो यदि जो है व्यथित महिला के द्वारा या उससे संबंधित उसका जो कोई वकील है, पक्षकार है, वो कोर्ट में ऐसा आवेदन करता है कि बच्चा हमारे पास रहना चाहिए, तो इस संबंध में धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। प्रतिकर आदेश यानी कि क्षतिपूर्ति, किसी भी प्रकार की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का आदेश भी धारा 12 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर धारा 22 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया जा सकता है। तो आपकी ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, 18 से लेकर 22 तक आपको ये सारे आदेश याद करने हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो आपके एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, और साथ में आपको मैं बताऊं 16 इंपॉर्टेंट हो गया और 12
मजिस्ट्रेट को आवेदन। बहुत सारे एग्जाम में जो है ये सवाल पूछे जाते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए, आपको उनको अच्छे तरीके से याद करना है। आगे हम बात करें धारा 23, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इसी में कन्वर्ट हो। एक पक्षीय मतलब देखो धारा 18, 19, 20, 21 और 22। धारा 12 के तहत आवेदन करने पर इन धाराओं के अंतर्गत धारा 23 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। मान लीजिए एक पक्षीय मतलब यानी कि केवल एक पक्ष को सुनने के बाद प्रारंभ में मजिस्ट्रेट को ये लग जाता है कि ऐसा घटना या ये जो है दुर्घटना, इस प्रकार का व्यवहार जो हुआ है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मान लीजिए जो प्रत्यर्थी है वो शामिल नहीं हुआ है, सुनवाई में भाग नहीं लिया है, नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट सीधा एक पक्षीय आदेश दे सकता है। ये जो सारे आदेश हैं ये पारित कर सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश पारित किए जा सकते हैं साथियों। आगे हम बात करें धारा 24, न्यायालय द्वारा आदेशों की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आदेशों की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 24 के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ किस किस को दी जाएगी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है तीन लोग मुख्य रूप से हैं। सबसे पहले जो भी पक्षकार है, पक्षकार मतलब जिन्होंने ये वाद दायर किया है, जो भी महिला है या उससे संबंधित जो वकील वगैरह उनको। दूसरा जो भी संबंधित पुलिस थाने का जो अधिकारी है उसको। और तीसरा जो हम बात करें आपका सेवा प्रदाता, जो संबंधित सेवा प्रदाता है, इन तीनों को इस एक्ट के अंतर्गत जो है निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जाती हैं। आगे हम बात करें धारा 25, आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन। तो साथियों यहाँ पर आपको आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय के साथ पति पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मान लो उनके मध्य में किसी प्रकार को लेकर कोई झगड़ा हुआ, लेकिन साल 2 साल बाद में उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वो एक साथ रह रहे हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में महिला के द्वारा कोर्ट में जो है आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि भाई आप जो है जो इस प्रकार के जो ये अभिरक्षा आदेश वगैरह, प्रतिकर आदेश वगैरह जो है, इनमें से जो कुछ आदेश हैं वो चाहती है कि भाई बाउंडेशन किया जाता है। जैसे निवास आदेश के अंदर क्या होता है, बाउंड कर दिया जाता है कि जिस क्षेत्र विशेष में जिस कमरे में महिला रहती है उस कमरे में कोई नहीं जा सकता, उसको परेशान नहीं कर सकता, इस प्रकार के आदेश पारित किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो बाउंडेशन जो होता है वो हटा लिया जाता है कि अब जो है पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में महिला के आवेदन पर उस जो होता है आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष। ठीक है, और अधिकारिता इंपॉर्टेंट है। अधिकारिता की यदि हम बात करें धारा 27, सबसे पहली बात तो अधिकारिता यानी कि इसकी सुनवाई कौन करेगा, किसकी अधिकारिता में आएगा। तो आपको बता दूं हमेशा की तरह आपको याद रखना है प्रथम न्यायिक वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट दोनों की जिस भी अधिकारिता में ये आता है, ये दोनों सुनवाई करेंगे। और साथ में सुनवाई करने का आधार क्या होगा, यानी कि जो ये मुकदमा है वो किसकी अधिकारिता में आएगा, इनकी अधिकारिता में। देखो साथियों, जहां पर भी व्यथित महिला या प्रत्यर्थी दोनों निवास करते हों, यानी कि अगर इनके क्षेत्राधिकार में ये लोग निवास करते हैं, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो, या फिर ये जो है जॉब करते हैं, या ये किसी प्रकार का जो है बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। ठीक है, जॉब का मतलब होता है नियोजित, ठीक है, कारोबार का मतलब होता है बिजनेस। यानी कि यहां पर ये किसी भी प्रकार का ये तीनों काम करते हैं तो वहीं पर ये मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है और उसकी सुनवाई वहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश पूरे भारत में मान्य होगा। जहां पर भी वो व्यक्ति नौकरी करता हो सकता है महिला राजस्थान में रह रही हो और व्यक्ति जब आया हो और उसके साथ जो है घटना हो गई हो, उसके बाद हस्बैंड बेंगलुरु चला जाता है क्योंकि वो एक IT कंपनी
में काम करता है या कहीं भी काम करता है। तो इस प्रकार का जब भी ये कोई कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में वो कहाँ भी हो उसके ऊपर ये प्रावधान लागू होते हैं और उसे इनको जो क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानता है तो धारा 31 के अंतर्गत उसे दंड का प्रावधान भी है, जो हम आगे बात करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब प्रक्रिया ऐसी है साथियों, यहाँ पर धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और धारा 31, इसके इनके 23 तक तो क्या होगी, जो भी कार्यवाहियाँ होंगी वो कार्यवाहियाँ, और धारा 31 के अंतर्गत जो भी अपराध है इनसे संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ होंगी वे सभी हम बात कहें CRPC इसके अंतर्गत 1973 इसके अंतर्गत जो है संचालित होंगी। इसके अनुसार ही ये कार्यवाहियाँ होंगी और इसी के अंतर्गत ये संचालित होंगी। आगे हम बात करते हैं अपील। देखो साथियों, धारा 29 में अपील का प्रावधान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपील का प्रावधान ये है कि जैसे ही हम बात करें मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उस आदेश की तारीख से या जो तामील करवाने की तारीख है उस तारीख से जो भी बाद में हो 30 दिनों के भीतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है, सेशन न्यायालय में। तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है, 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है, सेशन न्यायालय में। यानी कि सबसे पहले जिस कोर्ट से ये निर्णय आया उसके बाद में सेशन न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। आगे हम बात करें धारा 30, संरक्षण अधिकारियों सेवा प्रदाताओं का लोक सेवक होना। देखो साथियों, यह लोक सेवक का मतलब यही है कि IPC भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 21, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जो धारा है 21, इसके अंतर्गत लोक सेवक होना चाहिए। यानी कि इस धारा 21 में मैं यहाँ बात करूँ लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम बात करें प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने के लिए शास्ति। बिल्कुल, धारा 31 के अंतर्गत यानी कि जो भी व्यक्ति प्रत्यर्थी है, यानी कि जिसके द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया गया है, यानी कि महिला के साथ कोई मारपीट की गई है, किसी भी प्रकार का उसको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुंचाई गई है, तो उसको क्या है, दंड का प्रावधान है। यदि वो इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश मानने से मना करता है तो ऐसी देखो संरक्षण आदेश, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए दंड का प्रावधान है। दंड क्या होगा साथियों, 1 वर्ष तक का तो कारावास होगा और प्लस जो है उसको 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, संज्ञान और सबूत, इस एक्ट के अंतर्गत संज्ञान और सबूत। ठीक है, संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति यानी कि दंड का प्रावधान है। सेम यही दंड है। यदि कोई संरक्षण अधिकारी इस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए जो है 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। संरक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। ठीक है साथियों, तो इस संज्ञान का अर्थ यही है कि यहां पर राज्य सरकार की अनुमति या संबंधित प्राधिकारी जो होगा उसके परमिशन के बिना संरक्षण अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि जब भी कोई FIR दर्ज होगी तो इसके लिए सबसे पहले संबंधित जो प्राधिकारी यानी कि जो उनका उच्चस्थ अधिकारी है, जो इस कार्य के लिए हम बात करें नियुक्त किया जाता है, वो या राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी उनके ऊपर इस प्रकार का मुकदमा चलाने के लिए। आगे हम बात करें सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। तो ये तो हमेशा हमारे एक्ट में पढ़ते आते हैं कि हो सकता है किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है और उसके विरुद्ध जो है कोई व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती इस प्रकार का हमारे खिलाफ FIR दर्ज किया गया, मुझे इस केस में फंसाया गया,
हालांकि पहले रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पुलिस कार्रवाई करती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई द्वेष की भावना से भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर जो है इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, तो उससे यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। अधिनियम का अन्य किसी विधि के अल्पीकरण में न होना। देखो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अन्य किसी विधि के अल्पीकरण में न होना, यानी कि ये जो अधिनियम है किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत या अन्य किसी कानून के अंतर्गत नहीं होगा, ये उससे भिन्न होगा, अलग होगा, अतिरिक्त होगा। यानी कि ये भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करेगा और वो भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करेगा, दोनों एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे। आगे हम बात करते हैं धारा 37 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। देखो साथियों, इस एक्ट से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाना हो, विनियम बनाना हो, कोई संशोधन करना हो, तो वे तमाम कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो आज की कक्षा के माध्यम से आपके सामने जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं थी वे सभी क्लियर हो चुकी हैं, और साथ में साथियों आपको इस आज के एक्ट के जो प्रथम भाग है, पहले भाग के अंदर धाराएं और जो आपके मुख्य प्रावधान आपको बताने का प्रयास किया गया है। यहीं से आपके एग्जाम में 80% सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है। तो यदि आपने इस कक्षा को पूरा देखा है और बार बार आप 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं, तो आपको लगभग जो सभी मुख्य प्रावधान हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अधिकांशतः आपके यहाँ कवर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी 20% सवाल डिटेल में बनते हैं जो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, इसके डिटेल प्रावधान। साथियों, आपको कक्षा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। और यदि आपको किसी नए एक्ट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय के ऊपर कक्षा चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे साथी।